नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा है बेरोजगारी का। बहुत अफसोस होता है कि हम बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। कारण भी है क्योंकि ये मुद्दे हमें दिखाए ही नहीं जाते हैं। मगर मेरी कोशिश है कि इस बड़े समस्या पर बात हो और इसीलिए मैंने आज का जो विषय है वो बेरोजगारी चुना है और मैं आपको बेरोजगारी के बारे में अपने इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। उससे पहले कि हम बेरोजगारी के बारे में बहुत बातें करें, मैं आपको बेरोजगारी पर लिखी गई अपनी उस कविता को सुनाना चाहूंगी जो मैंने बेरोजगारों पर लिखा था और किस तरह उनके सपने जो हैं लगातार नाकामयाब हो रहे हैं, किस तरह से एक तकलीफ और एक पीड़ा लगातार उनकी बढ़ते जा रही है, लेकिन हम इस पर मौन हैं। ये जो आप कविता है सुने। इसका शीर्षक है कि हर घर में कोई बेरोजगार बैठा है। हर घर में कोई बेरोजगार बैठा है, किसे फिक्र है कोई लाचार बैठा है। तकती हैं उम्मीदों से भरी आंखें उसे, बुलाती हैं जवानी की रंगी कहानी उसे। वह जो इन सब से मुंह फेरे लिए कॉपी किताब बैठा है। हर घर में कोई बेरोजगार बैठा है। यकीन था उसे कुछ करेगा वह बड़ा, इस उम्मीद में ही उसने छोड़ा था घर अपना। माँ की ममता पिता की तबीयत सताती रही, खेतों की खुली हवाओं से शहर के बंद मकान में कुछ बनकर ही लौटेगा वह अपने गांव जवार में। आज मुद्दत हो गए इसी इंतजार में, यही सोचता जो अपने कमरे में बहुत उदास बैठा है। हर घर में कोई बेरोजगार बैठा है। यह गुनाह उसका था या दोष था सरकार का, लाखों की भीड़ के लिए निकाला था पद हजार का। सालों में कहीं कोई भर्ती की प्रक्रियाएं पूरी होती, परीक्षाएं जो हुई तो कहीं पर्चे पहले निकले कहीं रद्द हुए। निकलेगी अच्छी भर्ती इस बार जो जीते हम अगर, नेता बने जो कहकर अपनी बात फिर से पलट गए। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का जो शिकार हुए नादान बैठा है। हर घर में कोई बेरोजगार बैठा है। मैंने जो ये लिया है, हर घर में कोई बेरोजगार बैठा है, मुझे यकीन है कि जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बखूबी जानते हैं कि कोई ना कोई बेरोजगार जो है उनके घर में है और ये समस्या यानी कि घर घर की है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। मगर हम इस वीडियो में बात करेंगे बेरोजगारी पर। पहले हम समझते हैं कि हम बेरोजगार किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो काम की तलाश में है और वो काबिल भी है, उसके पास योग्यताएं भी हैं, लेकिन उसे कोई काम नहीं दे रहा। ऐसे अवस्था जो है यह बेरोजगारी की अवस्था है और ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि उस देश में जो है बेरोजगारों की संख्या कम हो, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वास्थ्य मापक के रूप में प्रयोग आता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी देश में अगर बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती जाएगी। अगर ये घटती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था भी जो है बढ़ेगी। इसका साफ सीधा मतलब है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो देश के विकास से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रश्न यही है कि हम इस गंभीर मुद्दे पर जो है जितनी गंभीरता हमें दिखानी चाहिए, हम उस पर अपनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। भारत के विकास के साथ जुड़े इस मुद्दे में यानी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं, जैसे कि बढ़ी हुई जनसंख्या, गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है अच्छा नहीं है, कौशल की कमी है, नौकरी के बहुत कम अवसर हैं और धीमी आर्थिक प्रगति जो है उसके कारण जो है कई क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या लगातार गंभीर होते जा रही है। भारत में रोजगार जो है दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में। इन दोनों की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कि संगठित क्षेत्र जो होता है उसमें सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, सरकार के साथ जो पंजीकृत कंपनियां होती हैं वो होती हैं उसमें शामिल, और यहाँ पर जो है सरकार के नियम वगैरह जो है फॉलो किए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है भुगतान अच्छा रहता है, नौकरी की सुरक्षा रहती है सबसे बड़ी बात, और इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य, उनकी छुट्टी, इन सभी चीजों पर गौर किया जाता है। भारत में संगठित क्षेत्रों के जो रोजगार है वो लोकप्रिय है। खासकर जो है सरकारी नौकरी जो है भारतीय युवाओं की पहली पसंद है, क्योंकि आज के दौर में भी हम देखते हैं जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने हिसाब से एग्रीमेंट करती हैं और वो कभी भी अपने एम्प्लॉइज को निकाल देती हैं, जिस कारण भारत में संगठित क्षेत्रों में भी रोजगार के लिए जो आकर्षण है वो सरकारी नौकरी है। अगर हम बात करें असंगठित क्षेत्रों की, तो असंगठित क्षेत्रों में नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि यहाँ पर जो काम के घंटे हैं वो निर्धारित नहीं होते, उनके जो पैसे हैं वो अच्छे खासे निर्धारित नहीं किए जाते हैं
और इसमें छुट्टी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। अगर आप समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो ठेला रेहड़ी पर काम करते हैं, शॉपकीपर हो गए, ये सभी असंगठित क्षेत्रों में आते हैं। भारत में रोजगार सृजन करने में असंगठित क्षेत्रों का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन इसके आंकड़े कभी भी पर्याप्त नहीं आते हैं। इस तरह हम जान पाए कि भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र जो है वह किस तरह से रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत में बेरोजगारी सिर्फ अभी है या इससे पहले भी विद्यमान थी। हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या जब भारत आजाद हुआ उस समय बेरोजगारों की संख्या हमारे पास है, तो उस समय की संख्या हमारे पास बेरोजगारों की नहीं है। आपको मालूम है कि भारत जो है अंग्रेजों के अधीन रहा था और भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो अंग्रेजों के हिसाब से बनाई गई, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि आजादी के वक्त जो है भारत में बेरोजगारी बहुत रही होगी, कि उस वक्त हम स्वाधीनी हुए थे। लेकिन भारत में जो बेरोजगारी पर सबसे पहला आंकड़ा आता है वह 1972 और 73 में आता है। इसे NSSO ने जारी किया था और इस आंकड़े के अनुसार उस समय पूरी जनसंख्या में बेरोजगारों की जो संख्या थी वह 8.35% थी। अब हम बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में बेरोजगारों की स्थिति कैसे रही है। तो आप अगर देखें डाटा को तो आपको पता चलेगा कि 2014 में 5.44% जनसंख्या जो थी भारत में बेरोजगार थी। सेम लगभग आसपास के ही आंकड़े जो हैं 14 से लेकर के 17 तक चलते रहे। बेरोजगारों की संख्या में एक बड़ा उछाल 2020 में देखने को मिलता है, जब भारत में 8% की जनसंख्या जो है बेरोजगार हो जाती है। कारण भी था क्योंकि पैंडेमिक यानी कि कोविड आ चुका था और उसके बाद जो है बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। कई सारे लोगों के रोजगार छिन गए थे, जिसके कारण भारत में 2020 में बेरोजगारों की संख्या 8% हो जाती है। 2021 में ये संख्या घटती है, 5.88% हो जाती है। लेकिन फिर 2022 और 23 में ये संख्या बढ़ती है। 2022 में बेरोजगारों की संख्या भारत में 7.33% हो जाती है और उसके बाद 2023 में अगर हम अक्टूबर माह के आंकड़े को देखें तो यह जो है पूरी जनसंख्या का लगभग 10.05% हो जाता है। यानी कि 2023 के अक्टूबर तक भारत में बेरोजगारों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। 10% के आंकड़े पर हम पहुंच जाते हैं। हमारी जनसंख्या का लगभग 10% आंकड़ा जो है यह बताता है कि हमारी जनसंख्या बेरोजगार है। यह बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं आप सोच रहे होंगे कि इन्हें कौन देता है। सबसे पहली बात कि ये जो आंकड़े हैं भारत में भारत सरकार की तरफ से NSSO की तरफ से जारी किया जाता है और एक प्राइवेट थिंक टैंक है जिसका नाम है CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड, यह भी बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की NSSO की यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों की। इनके आंकड़े CMI से अलग होते हैं और NSSO जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है। 2017 से यह रिपोर्ट जारी कर रहा है। इस बार इसका 6वां संस्करण। NSSO के अनुसार जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक भारत में जो बेरोजगारी है वह घटी है और बेरोजगारों की संख्या अब जो है 3.2% हो गई है। यानी कि भारत में जो बेरोजगार हैं उनकी कुल जनसंख्या 3.2% है। यह सर्वे हमें बताता है कि भारत में बेरोजगारी का जो ये आंकड़ा आ रहा है 3.2% का, यह आंकड़ा जो है 6 सालों में सबसे कम है। लेकिन NSSO के आंकड़े CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड के आंकड़ों से मैच नहीं करता है। CMIE एक प्राइवेट थिंक टैंक है, यह देश के आर्थिक हालातों पर नजर रखता है। इसके अनुसार भारत में जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक भारत में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती है और यह आंकड़ा 8.11% का हो जाता है। यानी कि कुल जनसंख्या का 8.11% जो है भारत में बेरोजगार है और इसके अनुसार भारत में जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ रही है। जैसा कि आपने देखा कि CMIE की रिपोर्ट या फिर NSSO की रिपोर्ट अलग अलग आंकड़े दे रही है। तब बात होती है कि आखिर इन दोनों में विश्वसनीय कौन है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि CMIE के आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय हैं। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक प्राइवेट लिमिटेड, इसके तहत जो है मार्च 2023 में बेरोजगारी दर जो भारत में थी 8.11% थी।
शहरी बेरोजगारी दर अगर हम बात करें तो 7.93% था, वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है 7.44% थी। यानी कि शहरों में बेरोजगारों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। MIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले राज्य थे उनमें प्रथम था हरियाणा, फिर राजस्थान, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी CMI ने बताया था कि सबसे अधिक बेरोजगारी दर दिल्ली यानी जो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है उसमें पाई जाती है। इससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारों की स्थिति कैसी है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा। और सारी सरकारें ये दावा करती हैं कि वो रोजगार दे रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, आंकड़े लेकिन अलग ही तस्वीर बयान कर रहे हैं। ये जो बेरोजगारी दर पे हमने बात की कि लगातार 10 वर्षों से हमारे बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहे हैं और अभी जो कंडीशन है वो और भी खराब है, तो क्या भारत में ही बेरोजगारी है या पूरे दुनिया के विश्व पटल पर ये बेरोजगारी देखने को मिल रही है? अगर हम देखें तो ग्लोबल आर्थिक संकट के कारण लगभग सभी जगह मंदी आई है, इससे कोई दो राय नहीं है। ये रशिया यूक्रेन वार हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन वार हो, इन सभी के कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, उन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं। लगभग कोविड के बाद तो पूरी दुनिया में लगभग बेरोजगारी की मार सभी को झेलनी पड़ी है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की रिपोर्ट देखें तो उससे पता चलता है कि दुनिया में जो है साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, फिर इराक है, फिर बोस्निया है, देन अफगानिस्तान है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत भी इस लिस्ट में शामिल है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की रिपोर्ट में, और उसके अनुसार भारत में जो बेरोजगारी है वह 8% की बेरोजगारी है, यानी कुल जनसंख्या का लगभग 8% हिस्सा भारत में बेरोजगार है। आपने कई तरह के आंकड़े देखे, NSSO के देखे, CMI के देखे और वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के देखे। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं जो आप प्रतिशत में देख रहे हैं? ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आंकड़ों ने भारत में क्या किया है। इन आंकड़ों की वजह से 2018 से 2020 की अवधि में बेरोजगारी के कारण लगभग 9,140 लोगों ने अपनी जान दी है। NCRB के आंकड़ों का हवाला देते हुए गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि 2020 में लगभग 3,548 लोगों ने आत्महत्याएं की। सरकार ने संसद को बताया था कि 16,000 लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर ली थी, जबकि इसी अवधि में यानी इसी पीरियड में जो है बेरोजगारी के कारण लगभग 9,140 लोगों ने अपनी जान ले ली। NCRB 2021 की डेटा के अनुसार लगभग 2.2% लोगों ने बेरोजगारी की वजह से, 3.9% लोगों ने दिवालिया होने की वजह से सुसाइड जैसे गंभीर कदम उठाए हैं। बेरोजगारी के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं देते हैं, ये बताते हैं कि कितने लोगों ने अपने सपने जो है टूटते हुए देखा है, कितने लोग बिखर गए हैं। बेरोजगारी की गंभीरता को समझा जा सकता है, लेकिन हमारे न्यूज चैनल इस विषय को दिखाने में कभी भी अपनी जिज्ञासा नहीं दिखाएं। भारत लगभग 1.4 अरब की जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन रहा है। इस आबादी का आधा से ज्यादा हिस्सा यानी कि 53% हिस्सा जो है 30 साल से कम उम्र का है। इस आबादी पर यानी कि जो 53% हिस्सा है जो 30 साल से कम उम्र का है, काफी दिनों से बातें हो रही हैं। कई बार भारत को कहा जाता है कि भारत युवा शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में भारत युवा शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है? आपने बेरोजगारी के आंकड़े देखे हैं, किस तरह बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं, आपने उन आंकड़ों को भी देखा। तो क्या वाकई में हम इस जनसंख्या को जो 53% की जनसंख्या है उसे हम जनसंख्या लाभांश के रूप में बदलने में कामयाब हो पाएंगे? नौकरियों के कम अवसर दिख रहे हैं, नौकरियां कम आ रही हैं, लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हो रहे हैं, उससे यह लगता है कि कहीं ये जनसंख्या भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ ना बन जाए। भारत के राज्यवार बेरोजगारी दर के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर है, जहां पर 37.4% लोग बेरोजगार हैं। राजस्थान उसके बाद आता है जहां पर 28.5% की जनसंख्या बेरोजगार है। बिहार आता है उसके बाद 19.1% की जनसंख्या जो है यहाँ पर बेरोजगार है। उसके बाद झारखंड है जहां पर 18% जनसंख्या जो है बेरोजगार है। यह आंकड़े हमें राज्यवार बताते हैं कि कहां पर बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है। इन आंकड़ों को देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। कहा जाता है कि आप जितना अधिक पढ़ते हैं आपका विकास उतना ही अधिक होता है, वह देश उतना ही सुदृढ़ होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात गलत साबित हो जाती है। भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो हमें बताते हैं कि भारत में जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। निरक्षरों के मुकाबले उनमें कई गुना ज्यादा है ये बेरोजगारी दर। यानी कि अगर आप भारत में ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको नौकरी भी उतनी ही कम मिलती है।
अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजादी के बाद जो है शिक्षण संस्थाओं के स्थापना की दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ, कई सारे शिक्षण संस्थाएं खुली, हायर एजुकेशन के खुले, इनकी संख्या तो बढ़ रही है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है। भारत में निरक्षरों के संदर्भ में हम देखें यदि, तो 2019 और 20 में इनमें बेरोजगारों की संख्या 0.6% थी। 2019-20 की ये रिपोर्ट बताती है कि जो लोग ग्रेजुएट थे उनमें सबसे अधिक बेरोजगारी थी, ये बेरोजगारी उनमें 17.2% की थी। यानी कि भारत में जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, उनमें बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उससे ऊंची पढ़ाई किए हुए लोग जो हैं, उनके अंदर जो है बेरोजगारी लगभग 12.9% की बेरोजगारी है। यानी कि भारत में जो जनसंख्या पढ़ी लिखी है, वहां पर बेरोजगारी की समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। इसका कारण है कि निरक्षर जो है, अगर आप देखें निरक्षरों में 0.6% की बेरोजगारी है। यह किसी भी प्रकार का कार्य कर लेते हैं, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने अपनी पढ़ाई पर 14 साल, 15 साल, 17 साल खर्च किए हैं, वो चाहता है कि उसकी योग्यता के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार उसे रोजगार मिले। मगर भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि इन्हीं के बीच में जो है बेरोजगारी है, क्योंकि वो हर तरह का काम नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति ने अगर 14 साल, 15 साल, 17 साल पढ़ाई की है, तो उसने अपनी बहुत बड़ी ऊर्जा पढ़ाई में दी है, अपना बहुत अधिक पैसा भी खर्च किया है, तो वो चाहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार जो है इस नजरिए से बहुत ही शून्य नजर आती है कि उन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि भारत में जो असली समस्या हम देखते हैं वह शिक्षित बेरोजगारों के बीच में है। स्पेशली जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो हैं, उनके बीच में बेरोजगारी की समस्या काफी अधिक गंभीर है। जुलाई 2022 को सरकार ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने 2014 से लेकर के 2022 तक 7,22,000 लोगों को नौकरी दी, और इसके लिए उसे जो अर्जियां मिली थी वह लगभग 22,06,00,000 अर्जियां उसे प्राप्त हुई थी। सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने बताया कि 2014 से लेकर के 22 तक उन्होंने 47,48,000 लोगों को केंद्र सरकार में पक्की नौकरी दी है, जबकि 2014 में जो सरकारी नौकरी यानी केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके आंकड़े भी लगभग इतने ही थे, यानी कि 47 लाख। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रोजगार है वो दो क्षेत्रों में विभाजित है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में जहां पे सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पर सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर नौकरी की सुरक्षा है। वहीं दूसरी ओर जो प्राइवेट कंपनी है, वहां पर आपसे अग्रीमेंट तो 3 साल का होगा, लेकिन ये एग्रीमेंट से पहले ही आपको निकाल सकती हैं, फायर कर सकती हैं बिना मुआवजा दिए, क्योंकि उनके जो अग्रीमेंट होते हैं वो कंपनी के फायदे के लिए बनाए जाते हैं, ना कि एम्प्लॉय के फायदे के लिए। यही कारण है कि भारत में आज भी युवाओं का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो सरकारी नौकरी ही है। कि 2021 में एक आंकड़ा आता है जो बताता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस सरकारी नौकरी लोगों को मिलती है। तो इसमें हम देखते हैं कि यूपी पहले स्थान पर आता है, क्योंकि उसकी एक बड़ी जनसंख्या है और उसके पास एक बड़ा क्षेत्र भी है जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दी जाती है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर आता है बिहार, चौथे नंबर पर केरल, पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र आता है। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट जारी की और बताया था कि बैंक, रेलवे और एसएससी के लिए सबसे ज्यादा जो उन्हें आवेदन मिलते हैं वो बिहार और यूपी से मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार और यूपी के लोग जो है सबसे ज्यादा इन नौकरियों में देखे जाते हैं। जहां भारत में बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है, और मैंने आपको बताया कि शिक्षित लोगों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहीं पर हम देखते हैं सरकार जो है नौकरी निकालने को लेकर कितना तत्पर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि रेलवे में उनके पास जो है सी ग्रुप में लगभग 2,48,895 पोस्ट जो है वो खाली हैं, जबकि ग्रुप ए और बी में लगभग 2,070 पोस्ट जो हैं वह खाली हैं। यानी कि रेलवे में एक बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरी जो है उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन जो है पद खाली रखे गए हैं। इन पदों को क्यों खाली रखा गया है ये बिल्कुल नहीं समझ में आता, क्योंकि भारत में जो है रोजगार की समस्या है। जो युवा हैं वो लगातार रोजगार की डिमांड कर रहे हैं, स्पेशली रेलवे की वैकेंसी के लिए बहुत दिन से युवा डिमांड कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसीज लाइए। रेलवे में 2.5 लाख पोस्ट जो हैं वो रिक्त हैं। इसका मतलब है कि रेलवे में 2.5 लाख कर्मचारी अभी नहीं है। तो आखिर इन कर्मचारियों का काम कौन देख रहा है? यानी कि रेलवे के वो कर्मचारी देख रहे हैं जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं। इस हिसाब से प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को 4-5 लोगों के बराबर कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि एक का भुगतान करके रेलवे उनसे 4-4, 5-5 लोगों का काम कर रही है। क्या ये अमानवीय नहीं है?
एक व्यक्ति पर इतना प्रेशर, रोजगार के नाम पर यह शोषण है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2.5 लाख रिक्तियों को पूरा नहीं किया जा रहा है। युवा डिमांड कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारी परेशान हैं अतिरिक्त भार के कारण, मगर रेलवे जो है वैकेंसीज नहीं निकाल रही है 2.5 लाख की, वो उन्हीं से काम लेते जा रही है। ये एक शोषण है और यही कारण है कि आप देखेंगे लगातार रेल दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति का काम ही अपने लिए जो है पर्याप्त होता है और उसके अलावा उसे 3, 4, 5 लोगों का काम देखना, ये तो एकदम ज्यादती है, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में 1000 की जनसंख्या पर कौन से देश अपने लोगों को सरकारी नौकरी कितनी देते हैं। चीन की बात करते हैं, चीन 1000 में 57 लोगों को नौकरी देता है, अमेरिका 87 लोगों को नौकरी देता है, ब्राजील 111 लोगों को, नॉर्वे 159 लोगों को और स्वीडन जो है 138 लोगों को नौकरी देता है। भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है 1000 की जनसंख्या पर मात्र 16 लोगों को सरकारी नौकरी देता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात की गंभीरता मालूम नहीं है। 2024 के इलेक्शन से पहले जो रिक्तियां हैं उसे वो भर दे, इसके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी, क्योंकि 2024 से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है। क्या ये रोजगार मेला बेरोजगारी का हल निकाल सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ रिक्तियां दी जा रही हैं। सरकार को जरूरत है कि इन रिक्तियों को भरे, साथ ही नए पोस्ट को क्रिएट करे, लेकिन नए पोस्ट क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं, नई वैकेंसीज नहीं लाई जा रही हैं, जो कि बेरोजगारों के लिए एक समस्या बन रही है। देश भर में अलग अलग विभागों में कम से कम 9,64,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं। इसकी जानकारी स्वयं केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 2023 जुलाई में लोकसभा में बताया था और उन्होंने कहा कि इसको जो है मिशन मोड के द्वारा भरा जाएगा, रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई नया पोस्ट जो है नहीं जोड़ा गया है, मात्र रिक्तियां भरने की बात चल रही है 2024 के इलेक्शन तक। उसके बाद सरकार क्या करती है ये तो देखने लायक रहेगा। योजनाओं के माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि वह बेरोजगारी पर नियंत्रण पाले, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के लोगों में पाई जाती है, तो जरूरत है सरकार को कि सरकारी नौकरी का सृजन करे, नए नए पोस्ट क्रिएट करे, नई वैकेंसीज लेके आए, रिक्तियां भरे और इस जगह पर जो है गंभीर प्रयास करे। जिस तरह सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, ये एक हतोत्साहित करने वाला प्रयास है युवाओं को, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें जो है एग्रीमेंट इस हिसाब से किए जाते हैं कि वह कंपनी के फायदे के लिए हो, ना कि एम्प्लॉइज के फायदे के लिए हो। अगर इस तरह की व्यवस्था, जो निजीकरण की व्यवस्था चल पड़ी है, अगर ये ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि युवा हतोत्साहित हो चलते जाएंगे, और क्योंकि उनका आकर्षण सरकारी नौकरी की तरफ है जहां पर उन्हें नौकरी की गारंटी दिखती है। सरकार को इस बात को समझने की जरूरत है और इस साल लोकसभा के चुनाव में जो है सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रख करके एक बड़ी स्ट्रैटेजी लेके आना होगा युवाओं के सामने, तभी जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार को बताना होगा कि वह किस तरह से इस बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकती है और किस तरह का वो प्रयास कर सकती है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है बात देश और बिहार की, अभी हमने देश के बारे में हालात जाने कि बेरोजगारी पर क्या हालात है देश में। अब हम बात करते हैं बिहार के संदर्भ में। बिहार में बेरोजगारों के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या आश्वासन है, क्या चीजें होने वाली। बिहार सरकार ने हाल फिलहाल में जाति आधारित जनगणना प्रस्तुत की है। इसमें आर्थिक आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। ये आंकड़े राज्य के लोगों के हालात के बारे में बताते हैं कि राज्य के लोग जो है क्या ज्यादा करते हैं, वो किस क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो सरकारी नौकरी में बिहार में लगभग 1.57% जनसंख्या लगी हुई है। वहीं प्राइवेट नौकरी में बिहार की जनसंख्या लगभग 1.22% है। इसी तरह असंगठित क्षेत्र और प्राइवेट नौकरी में 2.1% का आंकड़ा। बिहार में गृहिणी और विद्यार्थियों का आंकड़ा 67.54% है। इस लिस्ट में आपको बेरोजगारी के आंकड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप देखें गृहिणी और विद्यार्थी का जो कॉलम है, इसी में बेरोजगारी के आंकड़े छुपे हुए हैं। सरकार ने सारी चीजें बताई कि कचरा बीनने वाले लोग कितने हैं, भीख मांगने वाले लोग कितने, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले, उन सब का सरकार ने आंकड़ा दिया, लेकिन गृहिणी और विद्यार्थियों के कॉलम को उन्होंने रख करके बेरोजगारी का आंकड़ा बड़ी चतुराई के साथ छुपा लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बेरोजगारी के आंकड़े सीएमआई ने 2023 में प्रस्तुत किए, उसमें यह भी बताया कि किन राज्यों में कितनी बेरोजगारी है। जहां हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर था बेरोजगारी के आंकड़े में, वहीं द्वितीय स्थान पर राजस्थान था और तीसरे स्थान पर बिहार था, जहां पर 19.1% लोग बेरोजगार थे। भले इसमें वो बात छुपा ली गई थी, लेकिन ये आंकड़े हमारे सीएमआई के हमारे पास मौजूद थे।
चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो हमेशा चाहती हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े छुपा लिए जाए या फिर उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि वो गंभीर मुद्दे ना हो, लेकिन उनके छुपाने से इसकी गंभीरता कम नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि बिहार राज्य की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, वह बिहार में किस तरह के कार्य कर रही है बेरोजगारी के संदर्भ में। कि भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बिहार के सरकार की कि वह कितने सरकारी नौकरी सृजित कर रही है। अगस्त 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और ये सरकार जिस दिन बनी उसी दिन उन्होंने ये घोषणा की थी कि वह 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के रिजल्ट आउट हुए, उसके बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। बड़ी संख्या में गांधी मैदान में शिक्षक उपस्थित हुए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। नीतीश कुमार ने इसी दौरान बताया कि उन्होंने 70 दिनों में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को शिक्षक बनाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके राज्य में अब तक 3,63,000 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। और नीतीश कुमार ने इसी मंच से लोगों में एक और उत्सुकता पैदा कर दी जब उन्होंने ये बात कहा कि वह 10 लाख नौकरी तो देंगे, मगर उन्होंने कहा कि अभी ठहर जाइए क्योंकि इस 10 लाख के बाद भी हम जो है रोजगार का सृजन करेंगे। जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार लगातार सरकारी नौकरी पर फोकस है और वो युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रयत्नशील है, इस तरह की घोषणाएं युवाओं में एक रोमांच पैदा करती, जहां पर केंद्र सरकार और अन्य राज्य जो है अपने युवाओं की चिंता को छोड़ करके अन्य मुद्दों में व्यस्त हैं, वहीं बिहार की सरकार लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर गंभीर है और वह इन बेरोजगारों की समस्या को हल करने का प्रयास भी कर रही है। हो सकता है नीतीश कुमार ने जैसा कहा कि वह 10 लाख सरकारी नौकरी जो है 1.5 साल के अंदर देंगे और 10 लाख जो है रोजगार भी देंगे। हो सकता है कि ये आंकड़े कम हो जाए, मगर सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास किए जाना काबिले तारीफ है। बिहार की सरकार रोजगार पर काफी चिंतित है और उसने भी कई सारी योजनाएं शुरू की हैं ताकि बिहार के बेरोजगारों और शिक्षित नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए सरकार ने वहां पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार बेरोजगारी भत्ता, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार कार्यक्रम, बिहार रोजगार मेला, इन सभी का आयोजन किया है। अगर हम इस रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर शिक्षित बेरोजगार जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, उनके बीच ये समस्या और विकराल रूप धारण करती जा रही है। लगातार सरकारी नौकरी की अनुपलब्धता ने युवाओं को सुसाइड तक के लिए प्रेरित किया है। चाहे वह रिपोर्ट किसी की भी हो, भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं वह चिंतनीय है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि जो शिक्षित वर्ग है भारत का, उसके बीच में जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। और ये शिक्षित वर्ग का जो सपना है वो सरकारी नौकरी का है। सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही हैं, अभी तो रिक्तियां ही हैं जिन्हें भरना है। और इसके अलावा सरकार जो है नए पोस्ट को क्रिएट करने की तरफ तत्पर भी नहीं है कि नए पदों का सृजन किया जाए। भारत में जिस तरह से सरकारी नौकरी केंद्र सरकार दे रही है, यानी कि 1000 की जनसंख्या पर मात्र 16 लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, या इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा की। दूसरी ओर बिहार के बारे में बात करें तो जिस तरह से महागठबंधन की सरकार रोजगार को लेकर के चिंतित है, यह काबिले तारीफ है। 10 लाख का जिस तरह से उन्होंने वादा किया, उन्होंने उसकी तरफ अपने कदम भी बढ़ा दिए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो ऐसा कर दें, क्योंकि बिहार में बड़ी तादाद में जो है सरकारी नौकरियां जो है निकाली जा रही हैं, युवाओं को उसमें लिया जा रहा है। जिस तरह की तत्परता बिहार की महागठबंधन सरकार नौकरियों के सृजन करने में दिखा रही है, इसी तरह की तत्परता की जरूरत केंद्र सरकार को भी है। और इस बार का लोकसभा का चुनाव, जिस तरह की बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं, ये इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार भले अनभिज्ञ बनी रहना चाहती है इन बातों से, या फिर मीडिया चाहती नहीं है कि इस रिपोर्ट पे बात की जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि हर घर में कोई बेरोजगार बैठा है। अगर इस बेरोजगारी की समस्या को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो हो सकता है कि लोकसभा के परिणाम हमारे लिए अलग तरह की तस्वीर पेश करें। यह एक गंभीर मुद्दा है, सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कारण कई लोगों ने सुसाइड किया, कई हजार लोगों ने सुसाइड किया है। तो इसकी गंभीरता को समझें, एक सजग नागरिक बनिए, अपने मुद्दों की बात कीजिए और मुद्दों पर आधारित राजनीति को जन्म दीजिए। अगर आप बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाते हैं, शिक्षा जैसे मुद्दे उठाते हैं, सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाते हैं, आपका देश ही मजबूत बनता है। यदि हम इस तरह के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो हमारा देश उस तरह से विकास कभी नहीं कर पाएगा।
जरूरत है इस बात की गंभीरता को समझने के लिए। अगली बार अगर कोई राजनीतिक पार्टियां आती हैं तो आप डिमांड कीजिए कि आप कितने पद निकालने वाले हैं, आपने अब तक क्या किया है, क्योंकि भारत में बेरोजगारों की हालात जो है लगातार नाजुक स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है और ये मुद्दा आपको अहम लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने करीबियों के बीच में, अपनी परिवार वालों के बीच में इसे शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट जरूर मुझे दें कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं शाइस्ता, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।